हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने 10th क्लास हिंदी गद्यखंड के सेकेंड चैप्टर 20 के दांत के लेखक परिचय को किए थे। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा। लेखक परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि सोचते हैं कि हिंदी तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, मतलब कि हिंदी नहीं भी पढ़ेंगे अच्छा स्कोर कर लेंगे, ये करेंगे। तो ऐसा बात नहीं होने वाला है। यदि आप 2023 के एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं, आप भी उन टॉपरों की लिस्ट में आना चाहते हैं जो कि इस बार आने वाले रिजल्ट में टॉप करेंगे, तो आपके लिए एक बेहतर मेहनत है जो कि करना ही पड़ेगा। आपको हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी पढ़ाई होता है आप सभी उसे ज़रूर देखिए। और आपको कोई भी है जो कि सजेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आपके पास सजेशन है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सभी 20 के दांत कहानी को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है और मज़ा भी आने वाला है इसमें पढ़ने में। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। और चलिए यहाँ से जल्द से फटाफट से इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं, देखेंगे यहाँ पे 20 के दांत कहानी को। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखिएगा, सेन साहब की नई मोटर कार है जो कि बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। मतलब उसका जो कार के ऊपर लगाने वाला रहता है उसमें वह लगा हुआ है और एकदम अंदर कार है जो कि पैक है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। बताते हैं लेखक कि काली चमकती हुई कार का रंग है वो कैसा है, तो काला है और जैसे कि यह घोंसला में है, और यह है जो कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। जो सेन साहब है उनको इस कार पे, अपनी कार पे नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। जो सेन साहब के कार है बिल्कुल नया मॉडल का है और कितना में आया है तो 7,500 में, 7,500 में कार है जो कि आया है। काला रंग, चमक ऐसे कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की शामत ही समझो। जो कार का रंग है वह काला है और कहीं पर एक दाग और धब्बा भी दिखे तो जो इसका कार का साफ करने वाला है क्लीनर और सोफर जो उसका ड्राइवर है उसे सेन साहब से बहुत ही डांट सुनना पड़ता था। कहीं पे कार पर है जो कि एक भी दाग और धब्बा नहीं रहना चाहिए। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने न पाए। जो सेन साहब है उसने मेम साहब अपने पत्नी को यह बताई हुई है कि जो खोखी उनके जो बच्चे हैं वो गाड़ी के पास बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यह है इनका काम है, किनका, तो मेम साहब का। आगे की ओर देखेंगे, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 ठहरी और सो भी लड़कियां। सेन साहब के कितने लड़कियां थे, तो 5 लड़कियां थी। तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत ही हैं। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं। जो उनको 5 बेटियां हैं उसे मिस्टर और मिसेस सेन बताते। सेन साहब ने क्या क्या करना है ये तो नहीं सिखाया, मगर क्या नहीं करना है उन्हें ज़रूर बताया गया है। देखिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस मतलब आप समझ ही सकते। उन्हें ये नहीं बताया गया है कि क्या करना है, मगर ये बताया गया है कि क्या क्या नहीं करना है। चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं। देखिए बताते हैं कि वो चीज़ है, कोई भी सामान है उसे तोड़ती फोड़ती नहीं है। बेदौड़ती है और खेलती भी है। जो उनकी लड़कियां हैं दौड़ती भी है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। जो उनकी लड़कियां दौड़ती भी है खेलती भी है, ऐसा नहीं कि दिन में जब मन किया खेलने लगी इधर उधर दौड़ने लगी, ऐसा नहीं है। दौड़ती भी है और खेलती भी है, लेकिन उसका लिमिट है और शाम के वक्त में ही वो इस कार्य को करती है। और चूँकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनके सेहत के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीक़ाएँ भी उन्हें कुछ सीखना चाहे। बताते हैं कि जो उनकी लड़कियां हैं वो ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है, जो उनका सोसाइटी है, समाज है, उनके भी जो नियम है, तरीक़ाएँ हैं, नियम बनाएंगे वो भी है कि उनसे कुछ सीखना चाहे।
तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, लेकिन कभी उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते, बिना काम के हंसते, इधर उधर की बात सुन के हंसना, तो ऐसा बात है जो कि यह कभी भी आप उसे नहीं देखे होंगे। ये बताते हैं इनके सोसाइटी के लोग वाले से। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। जो सेन साहब के अगल बगल के लोग हैं, उनके जो सोसाइटी के लोग हैं, वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि एक तुम लोग हो और देखो सेन की जो लड़कियां हैं कैसे है, किस तरह से रहती है और क्या उनका रहन सहन है। उनके जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें देखकर बोलते हैं, अबे फूल का माला, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। उनके सोसाइटी के लोग हैं वो अपने बच्चे से बोलते हैं कि अबे तुम फूल का एक गमला तोड़ने के लिए बने हो, और उधर देखो सेन साहब के जो बेटियां है कितनी अच्छे से रहती है, और तुम लोग हो कि इधर उधर करते हो, फूल का गमला तोड़ने के लिए बने हो। आई होप आप सही समझ गए होंगे। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। सो जहाँ एक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक की कोई खास खतरा नहीं था। जो सेन साहब की लड़कियां थी उनसे बताते हैं कि उनके जो कारण है वह कार को, मोटर को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट कहानी में जो कि इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा कौन है? तो सबसे छोटा है। और एक भी है, कौन है? तो सेन साहब के लड़का है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा है। बताते हैं कि जो खोखा है वह ना उम्मीद बुढ़ापों का एक तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। देखिए पैसे वाले लोग हैं, शरीर का मेंटेनेंस करते हैं। बिल्कुल जो सेन साहब है वह बूढ़े नहीं लगते हैं। लेकिन मानने लगने की तो बात छोड़िए, लगते नहीं है ये बात छोड़िए। लेकिन यहाँ पे देखिए हकीकत तो यह है कि खोखा का अभिप्राय तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। जो खोखा का जन्म हुआ था, उनके जो माता पिता है सेन साहब और मेम साहब, उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं था। उसके बाद है जो कि खोखा का जन्म हुआ था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। देखिए खोखा था, बताते हैं कि यह जीवन के नियम का अपवाद था, लेकिन यह अस्वाभाविक भी नहीं है कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। यहाँ से बताते हैं कि जो मोटर को जो कोई खतरा हो सकता है तो किससे? तो खोखा से ही कोई खतरा हो सकता है। बात ऐसी थी कि सीमा, आलो, रजनी, शेफाली, आरती पांचों ही। यहाँ पे देखेंगे सेन साहब की लड़कियों का नाम दिया गया। इनमें से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़कियाँ हैं। तो इसे ध्यान रखना है नाम को। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये इनको पाँचों है जो कि लड़कियाँ हैं। उनके लिए घर में अलग नियम थे। उनके जो पांचों लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, उनके लिए घर में अलग नियम था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दूसरी तरह की शिक्षा थी, उनके लिए दूसरे तरह का शिक्षा दिया गया। लेकिन खोखा की बात करें तो और खोखा के लिए अलग, दूसरी खोखा के लिए अलग नियम था, उसे अलग प्रकार की शिक्षा दिया जाता था। कहने के यहाँ पे देखिएगा, कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। बताते हैं खोखा के बारे में, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उनमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी, सॉरी यहाँ पे देखेगा शायद एक पेज आगे चला गया है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। जो खोखा का स्वभाव था दुर्ललित, वह लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ लड़का था। देखिए दुर्ललित का अर्थ होता है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। तो उसे है जो कि अपने फादर से, मदर से बहुत है सारा जो कि प्यार मिलता था, तो जिस कारण से वह थोड़ा अलग टाइप का लड़का था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं। देखिए बताते कि अक्सर ऐसा हुआ कि सेन परिवार के दोस्त हैं, वह आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए
विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। देखिए एक बार ऐसा होता है कि सेन साहब के कुछ मित्र आते हैं और उनके रूम में बैठते हैं और बातचीत देखिए जहाँ पे लोगों मिलते हैं तो बातचीत तो होने ही लगता है, क्या होगा तो ऐसा ही बात होता है। उसके बाद कुछ बातचीत का अभाव हो जाता है तो उसके बाद यह बात छिड़ता है कि किसका लड़का है जो क्या करेगा। वहाँ से आगे की ओर देखेंगे तब क्या होता है। तो तब सेन साहब मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड कर रहे हैं। बताते हैं सेन साहब की वह है, सेन साहब मतलब कि मैं स्वयं के लिए बताते हैं कि मैं तो अपने लड़के को ऐसी रूप से ट्रेंड कर रहा हूँ कि ये इंजीनियर ही बनेगा। देखिए उसे कैसा ट्रेंड किया जाता है। क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई तो फिजूल है। सेन साहब बताते अरे यार पढ़ाई छोड़ो, ये आजकल की पढ़ाई है बिल्कुल फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। बताते कि मैं तो अपने जो पुत्र हैं इसे बिल्कुल अपनी तरह का बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाऊंगा। अब देखिए ना सेन साहब कहते हैं, अब बताते हैं सेन साहब, अब देखिए ना यारो, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। क्या बताते हैं कि खोखा है वह 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। देखिए कोई सजेस्ट कर रहा है सेन साहब कि अरे यार आपका जो बच्चा है वो 5 साल का हो रहा है तो इसे एक अच्छा स्कूल में भेज दो और वहाँ से जो कि है पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। देखिए सेन साहब क्या उपाय किए। तो ये सभी स्कूल है बिल्कुल फिजूल है, पढ़ाई लिखाई आजकल के दुनिया में ये सभी कुछ भी नहीं है। बताते हैं कि मैं तो अपने तरह से इसे ट्रेन करूँगा। और अभी है जो कि कारखाने की बढ़ई मिस्त्री है वो आता है और खोखा को 2-3 घंटे है जो कि ट्रेनिंग देता है ठोक पीट करने का। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ़ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। देखिए बताते हैं कि जब यह अभी से ही जो ठोक पीट किया करेगा तो इसे अभी से है जो कि औजारों से काफ़ी है वह वाकिफ़ हो जाएगा और इसे अच्छी तरह से उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। बताते कि हिंदुस्तानी लोग यार यही नहीं समझता है और अपने आप को सेन साहब जो कि बहुत ही समझदार यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आगे की ओर यहाँ से बढ़ेंगे। एक दिन का वाकया है, ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। देखिए एक दिन की बात है जब सेन साहब के ड्राइंग रूम में वो कुछ सारे दोस्त थे वह बातचीत कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत का अखबारनवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे। देखिए सेन साहब के रूम में थे एक सिंपल से व्यक्ति थे, वह एक अखबारनवीस थे और वह थे जो कि सेन साहब के रिश्तेदार भी थे। साथ में उसका लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। जो उनके मित्र आए हुए थे उनके साथ एक लड़का था उनका जो कि खोखा से छोटा था लेकिन बहुत ही होनहार मालूम पड़ता था, बहुत ही जिम्मेदार लड़का मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उनसे पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देखे। देखिए वहाँ पे और भी लोग बैठे थे तो पूछते हैं कि बच्चा है आपका तो स्कूल जाता ही होगा। जो पत्रकार महोदय कुछ बोलते उससे पहले सेन साहब अपना जो भाषण है चालू कर देते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, जवाब देते हैं। सेन साहब ने शुरू कर दिया। देखिए पत्रकार महोदय के जवाब देने से पहले सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। अरे यार उससे से जवाब जो सवाल पूछा गया उनको तो पहले बोलने दो। खुद ही बोलता है कि मैं तो अपने खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और बे हो यहाँ पे देखा, और बे ही बातें दोहराते थकते नहीं थे। बार बार बताते कि मैं तो अपने बेटे को खोखा को क्या बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। और बार बार कहने में किसी तरह का उसे थकान महसूस नहीं होता है। बार बार ये देखिए यहाँ से आगे की ओर देखेंगे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहें। जो पत्रकार महोदय थे चुप थे और मुस्कुराते रहें। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन ज़रूर बने और कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। बिल्कुल करेक्ट बात है।
जैसे भी बने जेंटलमैन बने, मगर वो क्या बनना है, उसे लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, उसका क्या गोल होने वाला है, यह वह खुद से डिसीजन ले। यह इसकी पूरी जिम्मेदारी है जो कि उसके पास है। आप वह आज़ादी है। तो आप लोग भी अपना जो गोल सेट कीजिए, आप भी बिल्कुल आज़ादी से आपको लाइफ में क्या करना है। और पढ़ाई में है जो कि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स आधा पर वीडियो देखते हैं, अरे यार छोड़ो ये नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आप 2023 के एग्ज़ाम में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि यही है जो कि आपका फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। आपको यहाँ से बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि सीखने को मिलेगा और आप अच्छा भी कर पाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे की ओर देखिए, सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ईंट कर रह गए। जब सेन साहब ने पूछा कि पत्रकार महोदय जो बोलते हैं इसे पूरी आज़ादी रहेगी, जो भी मन है करे, तो सेन साहब कुछ इसका उत्तर है कुछ नहीं देते और प्रच्छन्न में ऐंठ कर रह जाते, अरे यार क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा। इस तरह से सेन साहब जो कि ऐंठ कर रह जाते हैं। तभी देखिए यहाँ से, तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। उसी समय है जो कि बाहर शोरगुल सुनाई देता है, सेन साहब है वो उठने लगे। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। जब सेन साहब ने उठकर बाहर जाने लगे तो उनके मित्र ने भी बताया कि मैं भी चलता हूँ, और उन्होंने जो कि साथ ही बाहर आए। बाहर सेन साहब के सोफर एक औरत से उछल रहा था। सेन साहब के जो कार का ड्राइवर था वो एक औरत से उलझ रहा था। उनके साथ देखिए औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। जो औरत था उसके पास एक 5 से 6 साल का बच्चा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपकता था। वो बच्चा था वो बार बार सोफर की ओर झपकता था और जो औरत खड़ी थी वह उसे रोक रही थी। देखिए यहाँ पे सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। जैसे ही जो औरत खड़ी थी सेन साहब को देखी तो थोड़ा सा सहम गई, थोड़ी सी यहाँ पे रुक गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर, यहाँ पे देखिएगा, सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब मदन गाड़ी को छू रहा था। अरे यार छू ही रहा था तो क्या हो गया, इसमें कहने की क्या बात है। मगर देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए साहब मदन है यह गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती तो मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। देखिए बताते हैं कि गाड़ी छू रहा था गंदी हो जाती और मैंने रोका, कहता है कि जा जा, तो अब मैंने ही जो कि पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। मैंने जो है सोफर बताता है कि मैं इसे अलग कर दिया तो यह मुझे मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। बताती है कि यही हुआ, और उसके माँ भी है जो कि बिना काम के ही और आकर मुझसे उलझ रही है, मुझसे कुछ बातें कर रही है इस तरह से। मदन की माँ कुछ कहने चाहती थी, लेकिन शेर साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। जो वो लड़का था वो कौन था, 5-6 साल का लड़का कौन था, तो वह मदन था। और उनकी माँ जो औरत थी वो उनकी माँ थी, तो वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब की सटे होठों को देखकर, मतलब सेन साहब कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो वो भी है जो कि चुप रह जाती है। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना। देखिए सेन साहब कहता है कि यह मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना। बड़ी ही कड़क आवाज़ में कठोर स्वर में बोलते हैं, वह फिर ऐसी हरकत न करे। बताते हैं कि अरे मदन की माँ इसे ले जाओ और देखना कि जो मदन है वह फिर ऐसी हरकत न करें। आगे की ओर देखिए, मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। मदन था उसके जो सोफा था ड्राइवर, उन्होंने धक्का दे दिया था जिससे कि उनके हाथ से खून टपक रहा था। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था बिल्कुल। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। देखिए सेन साहब पैसे वाले आदमी हैं। बताते हैं कि और ये मदन है मामूली किरानी का बेटा है और इनको इतने पैसे वाले लोगों के ड्राइवर ने धक्का दे तो क्या हो गया, मामूली सी बात है, ऐसा तो होते ही रहता है। ये बताते हैं। आई होप यहाँ से आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ से देखिए किस तरह से एक गरीबी को दबाया जा रहा है अमीर लोगों के द्वारा, यहाँ से स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे की ओर यहाँ से देखेंगे, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। ये बात होते ही रहता है, उसी टाइम है जो कि मोटर के सामने खट खट की आवाज़ सुनाई देती है और सेन साहब है जो कि उस ओर जाते हैं। सोफर भी दौड़ा और सोफर भी है जो कि दौड़कर जाता है
और लोग सीढ़ियाँ से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। देखिए, सभी उनके दोस्त मित्र थे आए हुए, उन्होंने देखा कि सेन साहब अपने बेटे को गोद में लिए हुए हैं खोखा को, और मुस्कुराहट के साथ है जो कि डांट रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। और जो उनके मित्र थे देखते हैं कि जो पिछले गाड़ी का जो पिछला शीशा है वह चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा। देखिए, यहाँ से कुछ अलग ही हरकत होता है। जब उनके मित्र आते थे, सेन साहब मित्रों को संबोधित करता है, क्या बोलते हैं, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। देखिए यारों, क्या बोलते हैं सेन साहब कि देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। देखिए, यही अगर दूसरे का बेटा लड़का, मान लीजिए यहाँ पे मदन ही रहता तो अब उसके साथ क्या किया जाता, लेकिन देखिए उनका ही बेटा है तो किस तरह से उन्हें कहते कि देखा बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसे कल पुर्जों में इसकी अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊँ। अरे यार, इंजीनियर ही बनाकर छोड़ेगा। बताता है कि इतना ही इंटरेस्ट है कि क्या बताऊँ, इसे मोटर में शायद देखना चाह रहा था आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। बताता है कि जो देखना चाह रहा था कि इस बत्ती के अंदर क्या है, बिल्कुल इंजीनियर सा हरकत कर रहा है, इसे तो इंजीनियर ही बनाऊंगा। अरे यार क्या। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जल्द से लाइव चैट में थम्स अप कर दीजिए, और अभी तक शेयर नहीं किया तो दबा के अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए। और यहाँ से आगे की ओर देखते हैं। सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी, नहीं देखते भी तो कुछ सुने पाते, इसमें शक ही था। लेकिन देखिए, मिस्टर सीन अपनी कार के पास पहुँचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ी। जो आई थी उनका निगाहें हैं, उनकी नज़र अचानक से, देखिए यहाँ पे कौन सी चक्के पर पड़ती है, नमस्कार करके उनकी निगाहें अचानक से अगले चक्के पर पड़ी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। नज़दीक जाकर देखा और कुछ परेशान होकर के और वहाँ पे खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। टायर था बिल्कुल बैठ गया था, क्या हो गया तो शायद से पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। देखिए किस तरह से बताते हैं, पिछले चक्का को चेक करो क्या उसका भी हवा जो कि निकला हुआ है, और यहाँ कुर्सियाँ लगवा दो, हम बैठते हैं। बिल्कुल आप आराम कीजिए सेन साहब, सेन जी आप आराम कीजिए, और इसी तरह से अपना यहाँ पे इंटरेस्ट कहानी में बताते रहिए। चलिए आगे की ओर यहाँ से बढ़ेंगे। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। ड्राइवर बताते, अरे यार काम है, यह कासू बाबू का ही लग रहा है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। यह बात बताकर सेन साहब से और ड्राइवर था वह पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। देखिए यहाँ पे मुखर्जी साहब दिया है, मुखर्जी होना चाहिए, पता नहीं। और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। जो मुखर्जी साहब आए थे उनका गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित था, तो उन्होंने पत्रकार महोदय और अपने जो परिवार के साथ आए हुए थे उनके साथ चले गए। सेन साहब और मिस्टर सीन लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। चलिए यारो, बिल्कुल सही बात है। उनका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देखकर तो एक साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में ही दिलचस्पी है। बिल्कुल बोले सेन साहब तो इंजीनियर बना कर ही छोड़ेंगे यारो। देखिए हवा निकाल दिया, बिल्कुल इंजीनियर वाला हरकत है। शीशा फोड़ दिए, बिल्कुल इंजीनियर वाला हरकत है। चलिए बिल्कुल सही है, आप इसी तरह से अपना
इंटरेस्ट बनाए रखिए इस कहानी में। चलिए आगे की ओर देखेंगे। देखिए यहाँ पे सेन साहब अंदर लौटे तो ब्यारा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, मदन के पिता के नाम पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखना है गिरधर लाल। गिरधर लाल क्या था? तो सेन साहब की फैक्ट्री के ही किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। देखिए उनके पिता को बताता है, वो मदन है बहुत आजकल शरारत करता है, बिल्कुल शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग है। बिल्कुल आपका गाड़ी का गंदा किया सेन जी, छू दिया तो गंदा तो होगा ही, इसमें क्या कहना है। मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। देखिए कहते हैं कि मेरे सामने भी उसको डरना चाहिए और फिर भी उसकी झपकता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इस पंक्ति को आपको ज़रूर याद रखना है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। इसे ज़रूर याद रखना है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह कथन किसने कहा था? तो याद रखना है यह कथन गिरधर लाल का है। सॉरी, यहाँ पे सेन साहब का कथन है, गिरधर लाल का नहीं, सेन साहब का कथन है, याद रखना है। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। जब सेन साहब यह बता रहे हैं तो गिरधर लाल बिल्कुल भाई उनके किरानी है, उनके तो कभी कभी है जो कि जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत ऐसी होती है तुम जानते ही हो। बताता है कि जो मेरे गाड़ी का छुएगा, गंदा करेगा, उसकी हालत ऐसा होगा कि तुम तो समझ ही सकते हो। बिल्कुल आप समझदार आदमी हो, उसे संभालने की कोशिश करो। सेन साहब कहते हैं अपने बेटे को संभालो यार, क्या कर रही हो तुम। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। इतना बात बताने के बाद और सेन साहब बता दी ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, तुम अब जा सकते हो। आगे की ओर देखेंगे यहाँ से। आप सभी इसे अंत तक जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है कहानी में। और इसे देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन है जो कि छूटने वाला नहीं है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। तो चलिए, उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों को आरामदेह शयनगार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। सेन साहब बताता है कि गिरधर है बिल्कुल ये समझदार है, इनकी बीवी नहीं है जो कि उनके बेटे को, लड़के को, मदन को। अरे यार क्या आप बोल रहे हो, आपसे भी समझ गएंगे, आपसे भी सोच रहे कि क्या यहाँ पे आप इतना सभी बोले। तो बिल्कुल यहाँ पे बोलना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। मदन की यह दवा है, मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेर दूँ। गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। देखिए गिरधर गया तो मदन को कुछ पीट दिया, तो ये बताते हैं और उससे उनके रोने का आवाज़ सुनाई दिया। तो बताता है कि गिरधर तो खुद समझदार है और ऐसी ही कराई उन पर यदि जारी रखेगा तो मदन है यह खुद सुधर जाएगा, मतलब कि ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्वेल द चाइल्ड्स। यहाँ तक आप सभी देख लीजिए। आगे, माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकफर पर खींच आ रही थी। जो सेन साहब की पत्नी थी उसे नींद है जो कि नींद से उचट गई थी, और उन्हें जो मदन की चिल्लाहट है उससे ज़्यादा अपनी पति यानी कि सेन साहब के बकफर पर ज़्यादा खींच आ रही थी। वो सोच रही क्या यार क्या बोला है, इसे सोने क्यों नहीं देता है। लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है। देखिए क्या बता दी, कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। देखिए क्या बोला जा रहा है मदन को कि भिखमंगा कहीं का। अरे यार वो गरीबी है जो कि देखिए किस तरह से। चलिए आगे की ओर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोड़िए। खोखा की बराबरी करता फिरता है, बताता है कि भिखमंगे कहीं का तुम खोखा की बराबरी करते हुए फिरता है। मदन की आर्त रुदन रुक गया था, खैरियत थी। उसकी सिसकियों सेनों के शयनगाज तक नहीं पहुँच सकती थी।
लेकिन दूसरे दिन को बिल्कुल बेढब मामला हो गया। देखिए अगले दिन क्या मामला होता है, बिल्कुल अलग सा मामला आ जाता है। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। जो सेन साहब का लड़का था, खेलते हुए और बगल में जो गली पड़ता था वहाँ पे जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लड्डू नचा रहा था। मदन था वो अपने जो पड़ोसी थे उनके सोसाइटी के लोग, उनके साथ मदन लड्डू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। जैसे ही खोखा देखा, अरे यार ये लड्डू नचा रहे हैं, मैं भी नचाऊँगा। देखिए हंस कौवे की जामत में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लड्डू दो, हम भी खेलेगा। वाह, क्यों नहीं खेलोगे यार, तुम तो इंजीनियर बनने वाले हो। बताता है कि हमको भी लड्डू दो, मैं भी खेलेगा। देखिए हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास ऊर्ज नहीं थी। जो मदन के साथ दूसरा लड़का था वो भी लड्डू नचा रहे थे। दूसरे लड़कों को इस बात से कोई भी बात नहीं हुई। लेकिन देखिए बेखोखा को अपनी जमात में ले लेने के फ़ायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा या लड्डू खेलने वाला है भी लड्डू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। मदन बताता है कि जा रे, लड्डू खेलने वाला है, जाओ अपने बाबा की मोटर पर बैठो, यहाँ लड्डू खेलेगा। कासू तैश में आ जाता है। कासू एकदम रोब में आ जाता है, एकदम अपने आप को तैश में आ जाता है बिल्कुल। बोलता है वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। कासू था एकदम अपने नौकरों को झपक पड़ता था, बहनों को भी मारने लगता था। बिल्कुल वह लाड़ प्यार में था भाई, करेगा क्यों नहीं। देखिए और क्या मजाल कि कोई उसे कुछ कर दे, और कोई भी है उसे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सेन साहब का इकलौता लड़का है। उसने आव देखा न ताव मदन की एक घूसा रसीद दिया। कासू ने मदन को एक घूसा एक जो कि लगा दिया। यहाँ पर देखिए चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की बंगले के पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। देखिए बताते कि ऐसी लड़ाई अगर होता तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। जैसे ही मदन उसे दिया कुछ दबा करके तो उन्होंने रोते हुए और चला गया। महल और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ पे लाइन याद रखिएगा, कहानी का लाइन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले भी जीतते हैं। ये पंक्ति भी दे दिया जाएगा और पूछा गया कि कौन सी कहानी से लिया गया पंक्ति है, तो याद रखना है 20 के दांत कहानी का पंक्ति है। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों की इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्दनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। सभी जो उनके दोस्त थे सब लड़ाई ख़त्म होने के बाद इधर उधर चले गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता तो कहाँ, जाता ही कहाँ। जो मदन था वो घर नहीं लौटा कि अरे यार इन्होंने मैं तो कासू को मारा, फिर घर जाएंगे तो मुझे भी मार पड़ेगी। लेकिन देखिए 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। धीरे धीरे से उन्होंने गली के दरवाजे से घर में घुस गया। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। मदन के लिए जो मार खाना यह मामूली सी बात बनी हुई थी। देखिए मदन के लिए मार खाना तो यह थी जो कि उनके लिए तो एक मामूली सी बात थी, लेकिन डर यह था कि जो आज है यह बहुत ही अच्छी पिटाई होने वाली। क्योंकि आज देखिए डर था कि यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, बिल्कुल अच्छे से खाना खाया भर पेट। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। जो गिरधर लाल थे वो गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से
सुन नहीं सका तो उसके बाबू ने झिझककर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। अरे यार बिल्कुल। आगे की ओर देखेंगे। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती थी तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पाँव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला गया तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने को तैयारी में आ छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। लगा कि अब तो मार लगेगा ही, और इस तरह से उन्होंने मदन था वह खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। देखिए मदन अक्सर किससे पीटा कर मदन को अक्सर कौन पीटा करते थे? तो उनके पिताजी, मतलब कि गिरधर लाल, याद रखना है। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराज़गी का बादल हट गया। उसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह का प्यार किया था, क्योंकि उसे तो बार बार मार ही खाना पड़ता था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखौफा के दो दो दांत तोड़ डाले। हा हा हा। देखिए जो मदन थे उन्होंने खोखा के कितने दांत तोड़ दिया? तो 2 दांतें तोड़ दिया था। यहाँ पे इस कहानी का जो कि एंड होता है। आई होप आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसके बाद पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। देखिए सेन परिवार के परिवारों में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेद का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। बिल्कुल इसे आप सभी तो बना ही सकते हैं और हम लोग भी करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। आई होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। आपको किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा। और क्या सोशल साइंस को भी शुरू किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2023 एग्ज़ाम की धमाकेदार बिल्कुल तैयारी करने वाले हैं। और इसका PDF आपको किसी भी प्रकार का चाहिए, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा था, तो ये सभी PDF है जो कि टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ से ले लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।